जय हिंद दोस्तों। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की क्लास हमारी फिजिकल ज्योग्राफी से रहेगी, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। साथियों, इससे पहले भी हम अर्थ के बारे में 2 वीडियोस आपके लिए चैनल पर प्रोवाइड करा चुके हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर पृथ्वी की कई सारी परतें दिखाई दे रही होंगी। पहले हम इन परतों के नाम जान लेते हैं और उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, सबसे बाहरी परत जो आपको यहाँ दिख रही है, उसको बोलते हैं हम क्रस्ट या भूपरपटी। इसकी दूसरी परत जो कि सबसे बड़ी परत होती है, इस दूसरी परत का नाम होता है साथियों मेंटल। ठीक है। और तीसरी जो सबसे आंतरिक परत होती है, इसको बोलते हैं कोर या क्रोड। तो ये मुख्य 3 परतें हैं, लेकिन इनका नामकरण कैसे हुआ है? तो साथियों, हम इन परतों को घनत्व, जिसे डेंसिटी बोलते हैं आप, दाब, प्रेशर और तापमान, टेम्परेचर के आधार पर निर्धारित करते हैं। ठीक है। अब हमें पता चलता है, जब हम पृथ्वी में बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर कोर की तरफ जाएंगे, तो क्या होता है, हमें ये ध्यान देना होता है, घनत्व बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता है। इसका मतलब है साथियों कि पर या क्रस्ट पर वहाँ का घनत्व सबसे कम होता है, वहाँ दाब भी सबसे कम होता है और तापमान भी सबसे कम होता है। अब हम पृथ्वी के बाहर से केंद्र की तरफ चलते हैं तो घनत्व भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता है। तो हमें पता चल गया कि पृथ्वी पर बाहर से अंदर या क्रस्ट से सेंटर की तरफ जाने पर घनत्व, दाब और तापमान यानी कि डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, तीनों ही चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है साथियों, अगर हम इसे देखें अवस्था के आधार पर, अवस्था यानी कि पदार्थ की अवस्था, कहाँ कौन सी अवस्था होती है, तब भी हमें इसकी कई सारी परतें देखने को मिलती हैं। अवस्था के आधार पर देखेंगे तो हम इस वाले हिस्से को बोलते हैं स्थल मंडल। ठीक है साथियों, स्थल मंडल। और स्थल मंडल से जो अंदर होता है एक यहाँ, इसे बोलते हैं दुर्बल मंडल। और दुर्बल मंडल के अंदर होता है साथियों मध्य मंडल, और सबसे अंदर होता है ताप मंडल। तो अब हमें इस चित्र को देख के बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि घनत्व, ताप और दाब के आधार पर नीचे 3 परतें दिखाई देती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अगर हम इन्हें पदार्थ की अवस्था के आधार पर देखेंगे तो स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल ये मिलते हैं। इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारी पृथ्वी केवल एक ही परत की नहीं बनी है, इसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं और कई सारी परतें पाई जाती हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इस सब चीज़ का ज्ञान कैसे हुआ, कैसे पता चला हमें इतनी परतें पाई जाती हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें जानकारी कैसे मिली है। तो साथियों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मान के चलें ये पृथ्वी है और पृथ्वी में हम यहाँ पे हैं और हमें यहाँ से सेंटर तक इसकी खुदाई करके देखनी है क्या है। तो हमें इतना पता है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। अब इतनी खुदाई तो संभव नहीं है, तो हमें इसके प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत ही कम मिले हैं। यानी कि वैज्ञानिकों के पास पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कम है। आप ये याद रखना। क्यों कम है? क्योंकि अभी तक जो हमारी त्रिज्या है वो है 6371 किलोमीटर और हमारी जो खुदाई हुई है वो हुई है मात्र 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर पर पदार्थ कैसे मिलेंगे, उसका कंपेयर हम 6371 किलोमीटर पर मिलने वाले पदार्थ से कैसे कर सकते हैं? तो ये जो कंपेयर है वो अनुचित है। इसीलिए हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कम है। प्रत्यक्ष प्रमाण की अनुपस्थिति में हम कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाणों को देखते हैं, अप्रत्यक्ष साधनों को देखते हैं, जिससे हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है। तो वे ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक स्थिति का पता चलता है, आंतरिक संरचना का पता चलता है? तो सबसे पहले हम इनके साधनों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव में पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है और अब तक जो सबसे गहरी खुदाई है वो आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में हुई है, वो भी कितनी 12 किलोमीटर। तो पृथ्वी की गहराई को देखते हुए ये खुदाई विशेष महत्व तो नहीं रखती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि हम खुदाई करके, ड्रिलिंग करके, माइनिंग करके वहाँ तक नहीं देख सकते, इसलिए अप्रत्यक्ष साधनों पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। अब बात करते हैं कि हमें अप्रत्यक्ष साधनों पर जो निर्भर रहना पड़ रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए, तो वो अप्रत्यक्ष साधन कौन कौन से हैं, तो उन साधनों को देख लेते हैं। ठीक है साथियों, तो देखते हैं साधन, सोर्सेज। ये कौन से सोर्सेज हैं जो हमें पृथ्वी की संरचना के बारे में बताते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी कराते हैं। तो इन साधनों को साथियों हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रत्यक्ष साधन, एक अप्रत्यक्ष साधन। अब हमें ये तो आपको पता ही चल गया, प्रत्यक्ष साधन से हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, अप्रत्यक्ष साधन हमें इसके कंपेयर में ज़्यादा जानकारी देंगे। तो हम अप्रत्यक्ष साधनों से ज़्यादा पढ़ेंगे इसको। लेकिन प्रत्यक्ष साधन कौन कौन से होते हैं, या तो माइनिंग, खनन या खुदाई, ड्रिलिंग। और माइनिंग और ड्रिलिंग दोनों से, खुदाई से और खनन से हम पृथ्वी की आंतरिक स्थिति की ज़्यादा जानकारी नहीं कर सकते। अब अप्रत्यक्ष साधन को देख लेते हैं। तो जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं वो भी दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक अप्राकृतिक स्रोत और एक प्राकृतिक स्रोत, या अप्राकृतिक साधन और प्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन कौन से हैं, वही जो हम देख रहे थे कि घनत्व के आधार पर डेंसिटी, प्रेशर, दाब, टेम्परेचर, ताप। तो घनत्व, दाब और ताप के आधार पर हम जानकारी कर सकते हैं कि पृथ्वी की संरचना अंदर से कैसी है, पृथ्वी अंदर कितनी परतों में बटी है। तो जो प्राकृतिक साधन है, तो साथियों एक है मेटियोर्स या मेटेरॉइड्स, उल्कापिंड। अब उल्कापिंड से जानकारी कैसे मिलती है, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो बहुत सारे उल्कापिंडों का भी साथ साथ निर्माण हो रहा था। अगर कोई उल्कापिंड आके पृथ्वी पर गिर जाता है तो हम उससे ये जानकारी कर सकते हैं कि पृथ्वी लगभग ऐसी ही होगी। हालांकि फिर भी पृथ्वी का पूर्ण ज्ञान इससे नहीं मिलेगा, पूर्ण जानकारी इससे नहीं मिलेगी। ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हमें पता है, चूँकि हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं, विषुवत रेखा पे, इक्वेटर पे बहुत कम लगता है, नगण्य रहता है, और ध्रुवों पे बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में भी हमें थोड़ी सी इससे जानकारी मिल सकती है कि पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी है और विषुवत रेखा पे फैली हुई है। ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ ज़्यादा लगता है, कहाँ कम लगता है, पृथ्वी की आंतरिक स्थिति की थोड़ी बहुत इससे जानकारी लगा सकते हैं। एक है साथियों मैग्नेटिक सर्वे यानी कि चुंबकीय अध्ययन। चुंबकीय अध्ययन यानी कि पृथ्वी के बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, तो ये पृथ्वी के अंदर से हो रहा है। तो इससे हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कुछ आवेशित कण हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं पृथ्वी को। वहाँ कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो पृथ्वी को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराता है। ठीक है साथियों, एक है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, ज्वालामुखी क्रियाएं। अब ज्वालामुखी क्रियाएं आप जानते हो, जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी के अंदर से गर्म पदार्थ बाहर आता है। वो गर्म पदार्थ जब तक पृथ्वी के अंदर रहता है उसे मैग्मा बोला जाता है, जब वो पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। तो हमें लावा के अध्ययन से पता चल सकता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसा पदार्थ है, क्या हो रहा है। ठीक है साथियों, तो इससे थोड़ी बहुत सटीक जानकारी मिल सकती है। अगला है सीस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। आप इसे अच्छे से समझ लें, सीस्मोलॉजी यानी कि भूकंप विज्ञान। तो भूकंप विज्ञान से हमें सर्वाधिक सटीक जानकारी मिलती है, भूकंप विज्ञान से और डेंसिटी, घनत्व के आधार पर, आंतरिक स्थिति का हमें सर्वाधिक सटीक पता चलता है। ठीक है साथियों, तो अगले स्लाइड में हम यही देखेंगे कि भाई सीस्मोलॉजी से, भूकंप विज्ञान से हमें क्या जानकारी मिलती है और कैसे मिलती है। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं भूकंप विज्ञान, इसको कहते हैं सीस्मोलॉजी। अब सीस्मोलॉजी में क्या पता चला, भूकंप तरंगों से हमें जानकारी मिलती है।
भूकंप में जो भी तरंगें आती हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम चित्र को समझते हैं। तो साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भूकंप आया है। तो जहाँ भूकंप आया है ऊपर पृथ्वी की सतह पर, उस जगह को कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है। जब हम यहाँ से देखेंगे कि जो भूकंप की तरंगें हैं वो सीधी नहीं चलती नीचे की तरफ, बल्कि ऐसे चलती हैं वक्राकार मार्ग में। तो वक्राकार मार्ग हमें क्या बताता है? वक्राकार मार्ग हमें बताता है कि पृथ्वी पर जैसे हम नीचे जा रहे हैं, हर जगह का घनत्व भिन्न भिन्न है, हर स्थान का घनत्व अलग अलग है। इसी की वजह से पृथ्वी पर जो भूकंपीय तरंग हैं, जो एस वेव हैं या पी वेव हैं, वो मुड़ती चली जाती हैं। ठीक है साथियों, जो एस वेव हैं वो मुड़ती चली जाती हैं। तो भूकंपीय तरंगें वक्राकार मार्ग में चलती हैं, जो दर्शाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सभी स्थानों का घनत्व अलग अलग है। ठीक है साथियों, तो जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो घनत्व क्षण क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, जितना नीचे पहुंच रहे हैं उतना बदल रहा है, हर स्थान का घनत्व भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो हमें पता है ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है। अगर हम पृथ्वी में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो घनत्व क्या होगा साथियों? घनत्व बढ़ेगा। ठीक, अगला साथियों, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र हमें एक चीज़ बताता है कि इसकी जो बाहरी कोर है वो द्रव अवस्था में है। बात कर रहे हैं हम एस वेव की। जब हम भूकंपीय तरंगों की स्थिति को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भूकंपीय तरंगें एक छाया क्षेत्र बनाती हैं। और इस छाया क्षेत्र का क्या मतलब है साथियों? तो छाया क्षेत्र का मतलब है ये वाला हिस्सा। ठीक है, जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, यानी कि जो भूकंपीय तरंगें हैं वो मुड़ते मुड़ते अधिकतम 103 डिग्री तक ही जा पाती हैं और नीचे नहीं पहुंच पाती। जो एस वेव हैं वो 103 डिग्री तक ही जा पाती हैं साथियों, क्षेत्र में नहीं फैल पाती। यानी कि ये जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं हम छाया क्षेत्र। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो एस वेव होती हैं वो केवल सॉलिड में चलती हैं, यानी कि ठोस माध्यम में चलेंगी, केवल ठोस में, तरल माध्यम में नहीं चलेंगी। ठीक है, तरल में ये नहीं चलती। तो हमें ये पता चलता है कि ये इस क्षेत्र में नहीं पहुंची, इसका मतलब वहाँ पे तरल क्षेत्र आ चुका है, तरल क्षेत्र में ये प्रवेश नहीं करती, इसलिए छाया क्षेत्र बन जाता है। तो हमें भूकंपीय तरंगों के छाया क्षेत्र से ये पता चलता है कि इसकी जो बाहरी कोर है पृथ्वी की वो द्रव अवस्था में है। अब बात करते हैं पी तथा एस तरंगों की जो गति है, यानी कि जो भूकंपीय तरंगें हैं पी तथा एस, इनकी जो गति है वो 3 स्थानों पर बहुत अधिक बदलती है, बहुत अधिक परिवर्तित होती है, जो दर्शाता है कि घनत्व के आधार पर पृथ्वी में मुख्यतः 3 परतें हैं। ठीक है साथियों, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पूरी क्लास का आधार है, इसलिए इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो जो भूकंपीय तरंगें हैं वो हमें क्या बताती हैं? भूकंपीय तरंगें वक्राकार मार्ग में चलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में सभी स्थानों का घनत्व अलग अलग है। भूकंपीय तरंगें एक छाया क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जो बताता है कि पृथ्वी की जो बाहरी कोर है वो द्रव अवस्था में है। मतलब कि जो एस तरंगें हैं वो द्रव अवस्था में प्रवेश नहीं करते। पी तथा एस तरंगें पृथ्वी की 3 स्थानों पर अत्यधिक परिवर्तित होती हैं, बहुत ज़्यादा बदलती हैं। इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी का जो घनत्व है वो 3 स्थानों पर बहुत ज़्यादा बदला है। और पृथ्वी की मुख्यतः कितनी परतें हैं? तो पृथ्वी के अंदर मुख्यतः 3 परतें हैं, इससे ये पता चलता है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं पृथ्वी की परतों के बारे में, लेयर्स ऑफ अर्थ। अब आप यहाँ देख रहे हैं तो ये वाला जो हिस्सा आप इतना देख रहे हैं ये है क्रस्ट। ठीक है, क्या है? क्रस्ट। लेकिन आप यहाँ ऊपर सागर देख रहे हैं, महासागर देख रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, महासागरीय भूपर्पटी। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्योंकि ये महाद्वीप है, महाद्वीप यहाँ, और यहाँ है महासागर। तो महासागर के नीचे की क्रस्ट है महासागरीय क्रस्ट। ठीक है साथियों, और ये हो गई महाद्वीपीय क्रस्ट। अब हमें इससे क्या पता चलता है? चित्र में देखने से आप पता लगा सकते हो कि जो महासागरीय क्रस्ट है उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई कम है, और महाद्वीपीय क्रस्ट बड़ी है, उसकी मोटाई ज़्यादा है। ठीक है साथियों, तो महासागरीय क्रस्ट की जो मोटाई है वो कम होती है और महाद्वीपीय क्रस्ट की जो मोटाई है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब क्रस्ट के बाद कौन सा आता है दूसरा? तो दूसरा क्षेत्र आता है यहाँ से नीचे तक मेंटल,
और ये पृथ्वी की सबसे बड़ी परत होती है साथियों। ये पृथ्वी का सबसे अधिक आयतन और भार भी बनाती है। यहाँ से यहाँ तक ये जो हिस्सा है ये है मेंटल। हालांकि ये जो मेंटल है ये भी दो उप परतों में बटा होता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ऐसे ही क्रस्ट भी दो उप परतों में बटी होती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है। अब अगर इसके नीचे जाएंगे तो ये वाला हिस्सा इसे कहते हैं कोर। ठीक है। और कोर भी ये वाली है आउटर कोर और नीचे वाली है इनर कोर। साथियों जो क्रस्ट है वो भी दो भागों में बटी होती है, एक अपर क्रस्ट और एक लोअर क्रस्ट। ठीक है। और उसके नीचे का जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और कोर भी आउटर कोर और इनर कोर। अब थोड़ी सी इसकी अवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो क्रस्ट आ रही है नज़र, ये क्रस्ट जितनी भी है क्रस्ट ये साथियों ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। अब अगर हम मेंटल को देखें तो मेंटल भी हमें ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। और जो कोर है तो कोर का जो सबसे अंदर का भाग है ये तो ठोस मिलता है, लेकिन कोर का जो बाहरी भाग है ये हमें द्रव मिलता है। ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखनी है, इस मेंटल के अपर मेंटल में यहाँ पे 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पे एक ऐसा एरिया पाया जाता है जिसे हम दुर्बल मंडल कहते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में 100 से 200 किलोमीटर के बीच में इस क्षेत्र में बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं और उनके बीच में विघटन होता रहता है। इसलिए ये जो यहाँ की जगह है ये हमें अर्ध तरल अवस्था में देखने को मिलती है। ठीक है साथियों, अर्ध तरल। तो हमें पता चल गया कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो ठोस होती है। ठीक है। और जो दुर्बल मंडल है वो अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है, बाकी का जो मेंटल है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। आउटर कोर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है और इनर कोर ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब साथियों इस चित्र से हमें ये पता चलता है कि ये दूसरे वाले चित्र से कि क्रस्ट कितना कम भाग बनाती है। ये साथियों क्रस्ट है तो हमें पता चलता है इससे क्रस्ट कितना कम भाग बनाती है। और ये है मेंटल। मेंटल सर्वाधिक भाग बनाता है और ये साथियों हमारी कोर। ठीक है। तो ये है हमारी पृथ्वी की लेयर। अब आगे बढ़ते हैं और इन लेयरों को एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पृथ्वी की परतों की। और अब हम देखेंगे परतों को घनत्व के आधार पर, एलिमेंट्स यानी कि तत्वों के आधार पर, और स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ की अवस्था के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं हम घनत्व के आधार पर। तो घनत्व के आधार पर पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, क्रस्ट यानी कि भूपरपटी या भूपटल, मेंटल, प्रवार, कोर, कोर को क्रोड भी कहते हैं। ठीक है साथियों, बात करते हैं कि एक कितनी मोटी मोटी परतें होती हैं। तो 0 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है क्रस्ट, और 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है मेंटल, और 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है कोर। ठीक है साथियों, हालांकि इन तीनों परतों की सब परत भी होती है, यानी कि सब लेयर भी होती है। जैसे क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया जाता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और कोर को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, अपर कोर और लोअर कोर। लेकिन इसे जब हम एक एक करके तीनों परतों को पढ़ेंगे, तीनों लेयर्स को पढ़ेंगे, तब देखेंगे। अब सबसे पहले क्या देखते हैं, तो अब देखते हैं जो क्रस्ट है इसका जो घनत्व है, घनत्व की बात करते हैं। तो इसका घनत्व कोर के कंपेयर में कम होता है। ठीक है। तो इसका जो घनत्व है वो 2.67 से 3.3 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है साथियों। और यही घनत्व जब कोर तक पहुंचता है और कोर के अंतिम भाग तक पहुंचता है तो ये 13 ग्राम पर सेमी क्यूब हो जाता है। ठीक है। तो जो घनत्व है पृथ्वी में क्रस्ट से कोर की तरफ जाने पर 2.67 ग्राम प्रति घन सेमी से 13 ग्राम प्रति घन सेमी तक हो जाता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी में ऊपर से नीचे जाने पर जो घनत्व है वो बढ़ता है। ठीक है साथियों, घनत्व बढ़ेगा इसका मतलब दाब भी बढ़ेगा। घनत्व तभी बढ़ता है जब दाब बढ़ता है। और तापमान,
तापमान भी बढ़ता है। तो अब हमें पता चल गया कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है क्रस्ट, उसका घनत्व, उसका ताप और उसका दाब सबसे कम होता है तीनों परतों में। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ता है घनत्व, दाब और ताप मेंटल में क्रस्ट से ज़्यादा होता है और कोर में सर्वाधिक होता है। ठीक है साथियों, तो तीनों लेयर में सर्वाधिक जो ताप, दाब और घनत्व है वो कोर का होता है, और वो भी इनर कोर का यानी कि लोअर कोर का। ठीक है साथियों, अब देखते हैं तो एलिमेंट्स के आधार पर जो पृथ्वी की परतें हैं वो तीन होती हैं, श्याल, सीमा और निफे। अब श्याल का क्या मतलब है, तो जो क्रस्ट वाला पार्ट है इसमें दो तत्व प्रमुखता से मिलते हैं, एक सिलिका, ठीक है, और एक एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका को बोलते हैं SI और एल्यूमिनियम को बोलते हैं AL। तो SI और AL से मिलके बनता है सियाल। ठीक है साथियों, अब इसकी जो दूसरी मेंटल वाली परत होती है, मेंटल वाली, इसमें दो तत्व प्रमुखता से पाए जाते हैं, वही सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma, तो इसे बोलते हैं सीमा परत। तीसरी होती है निफे यानी कि कोर, कोर वाला पार्ट है, और कोर में पाए जाते हैं Ni निकेल और Fe आयरन। ठीक है साथियों, तो इसे बोलते हैं निफे परत। तो तत्व के आधार पर सियाल, सीमा और निफे तीन प्रमुख परतें पाई जाती हैं, और ये इनमें प्रचुरता से तत्व जो मिलते हैं उन्हीं के नाम पर इनका नामकरण किया गया। अब देख लेते हैं तीसरा, पदार्थ की अवस्था के आधार पर जो परतें हैं कितनी होती हैं। तो जिस साथियों 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, 100 से फिर 200 किलोमीटर तक, और 200 से 2900 किलोमीटर तक, 2900 से 6371 किलोमीटर तक। तो जो पहले 100 किलोमीटर हैं उस परत को कहते हैं हम स्थल मंडल। ठीक है साथियों, 0 से 100 किलोमीटर के बीच में जो परत पाई जाती है पदार्थ की अवस्था के आधार पर, वो स्थल मंडल पाई जाती है। और इसकी अवस्था कैसी होती है, अवस्था के आधार पर देख रहे हैं तो ठोस, इसकी अवस्था होती है ठोस। ठीक है साथियों, अब देखते हैं 100 से 200 किलोमीटर पर, 200 किलोमीटर पाई जाती है दुर्बल मंडल, और दुर्बल मंडल की जो अवस्था है वो होती है अर्ध तरल। अब अर्ध तरल क्यों होती है, क्योंकि 100 से 200 किलोमीटर वाली पट्टी में पूरी पृथ्वी में रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत बहुत ज़्यादा विघटन होता है और पूरी परत सेमी मॉडर्न स्थिति में आ जाती है, यानी कि अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है। अब 200 से 2900 किलोमीटर तक मध्य मंडल पाया जाता है, और ये भी पूरा भाग ठोस होता है। अब बात करते हैं साथियों पायरोस्फीयर यानी कि तापमंडल की। तो तापमंडल में दो परत होती हैं, आउटर कोर और इनर कोर। तो जो आउटर कोर है वो हमें द्रव अवस्था में पाई जाती है, और ये वाली ठोस अवस्था में पाई जाती है इनर कोर। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो जब हम कोर को पढ़ेंगे तब इसमें जानेंगे। ठीक है, अभी पहले ऐसा देख लो कि जो आउटर कोर है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और इनर कोर है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब साथियों एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे स्थल मंडल, तो आपके एग्जाम में स्थल मंडल की जगह हिंदी में ही लिखा लिथोस्फीयर आ सकता है, तो आप ये इंग्लिश के नाम जरूर याद कर लें। तो स्थल मंडल को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। दुर्बल मंडल को क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। मध्य मंडल को क्या कहते हैं, मीजोस्फीयर। और तापमंडल को क्या कहते हैं, पायरोस्फीयर। ठीक है साथियों, अब ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके घनत्व के आधार पर, तत्व के आधार पर, पदार्थ की अवस्था के आधार पर अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम घनत्व के आधार पर पृथ्वी की परतें। तो पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता है, ये हमने देख ही लिया था। पृथ्वी का जो औसत घनत्व वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व 2.67 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेमी होता है, जबकि केंद्र का घनत्व यानी कि कोर का अंतिम जो पार्ट है अंदर की ओर, उसका घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेमी तक अनुमान लगाया जाता है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के केंद्र में अधिक घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं। तो क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे पाया जाता है, और यहाँ Ni निकेल और Fe पाया जाता है। तो इतना तो हम जानते हैं कि सिलिका और एल्यूमिनियम से
निकल और आयरन ज़्यादा भारी होते हैं, ज़्यादा घनत्व वाले होते हैं। तो जितना ज़्यादा घनत्व होगा किसी चीज़ का, वो उतनी ही ज़्यादा भारी भी होती है। तो क्रस्ट का घनत्व, ताप, दाब कम होता है कंपेयर देन कोर के। कोर का ताप, दाब और घनत्व पृथ्वी की तीनों सतहों में सर्वाधिक होता है, तीनों लेयरों में सर्वाधिक होता है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की परतें। तो रासायनिक संगठन के आधार पर सबसे पहले सियाल, तो सियाल में सिलिका यानी कि Si और एल्यूमिनियम Al पाया जाता है। ठीक है, और इसका औसत घनत्व होता है 2.9 ग्राम प्रति घन सेमी। अब देख लेते हैं दूसरी परत सीमा, मेंटल वाली है। ठीक है, इसमें सिलिका Si और मैग्नीशियम Ma दो चीज़ पाई जाती हैं ज़्यादातर, तो इसका नाम है सीमा। और इस परत का जो औसत घनत्व है वो 2.9 से 4.7 प्रति घन सेमी होता है। ठीक है साथियों, अब निफे का मतलब निकेल Ni और आयरन Fe, ये इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो इसका जो औसत घनत्व वो होता है 11 ग्राम प्रति घन सेमी। ठीक है साथियों, तो हमें पता चल गया कि रासायनिक संगठन के आधार पर 3 परतें होती हैं, सियाल, सीमा और निफे। पहले भी समझ चुके हैं हम और स्लाइड पर भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पदार्थ की अवस्था के आधार पर पृथ्वी की परतें। तो हम देख लिए थे कि स्थल मंडल ये ठोस होता है, दूसरा होता है अर्ध तरल। ठीक है साथियों, मध्य मंडल होता है ठोस, और ये इसके जो दो भाग थे, ऊपर वाला होता है द्रव और नीचे वाला होता है ठोस। अब इनको हम स्लाइड पर पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्था के आधार पर सबसे बाहरी परत यानी कि स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहलाती है, जो ठोस होती है और इसकी मोटाई 100 किलोमीटर तक होती है। अब बात करते हैं दूसरी परत की, तो 100 से 200 किलोमीटर तक दुर्बल मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है, जो अर्ध तरल अवस्था में होता है। 200 से 2900 किलोमीटर तक मध्य मंडल यानी कि मीजियोस्फीयर पाया जाता है, जो ठोस अवस्था में होता है। 2900 से 6371 किलोमीटर तक ताप मंडल यानी कि पायरोस्फीयर पाया जाता है। इसकी बाहरी परत तरल अवस्था में तथा आंतरिक परत ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये सब हम समझ चुके हैं साथियों। अब आगे बढ़ते हैं और हमने कई परतों को देख लिया, तो अब हम एक एक करके जो हमारी 3 परतें थी ना, सबसे पहले क्रस्ट, दूसरी मेंटल और कोर, अब हम इनको थोड़ा सा डीप में जाके देखेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का बचे नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब है हमारी क्रस्ट, और क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी या भूपटल। तो भूपर्पटी, भूपटल या क्रस्ट, ये पृथ्वी की सबसे पहली यानी कि ऊपरी परत होती है। अब इस परत को आप चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ समुद्र है, इसे बोलते हैं महासागर, महासागरीय परत, ये है महासागरीय परत। और ये है महाद्वीप, इसे कॉन्टिनेंट को बोलते हैं महाद्वीप। तो ये महाद्वीपीय परत हो गई साथियों। ठीक है, तो जब हम अपनी ऊपरी लेयर को देखते हैं पृथ्वी की को, तो उसमें 2 तरह की लेयर दिखाई देती है, एक महासागरीय परत और एक महाद्वीपीय परत। अब महाद्वीपीय परत को आप यहाँ देख सकते हैं साथियों, मैं दूसरे ये वाला ऐसे देखो, ये है महाद्वीपीय परत। तो ये होती है 0 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक। ठीक है, 0 से 25, 0 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक वाली परत होती है महासागरीय परत। ये वाली परत है महासागरीय परत, जो होती है 25 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक। तो हमें पता चल गया जो महाद्वीपीय परत है ये होती है 25 किलोमीटर की, और ओशियनिक क्रस्ट ये होती है 10 किलोमीटर की। और कुल मिला के अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाती है 35 किलोमीटर। तो हमें पता चल गया कि हमारी क्रस्ट 35 किलोमीटर की मोटाई की होती है, जिसमें महाद्वीपीय जो क्रस्ट है वो ज़्यादा मोटी होती है, 25 किलोमीटर तक की गहराई तक पाई जाती है, और जो महासागरीय परत है वो 10 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। अब जो कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय परत होती है ये हल्की होती है। कैसी होती है?
हल्की। हल्की का मतलब है इसका जो घनत्व है वो कैसा होता है, कम होता है। ठीक है साथियों। और महासागरीय परत भारी होती है, भारी होती है तो इसका जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है। तो महाद्वीपीय परत से महासागरीय परत का घनत्व कैसा होता है, ज़्यादा। ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी चट्टानों की बनी होती है, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो महाद्वीपीय परत है ये ग्रेनाइट चट्टानों की बनी होती है, ग्रेनाइट। और जो महासागरीय परत है साथियों ये बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो हमें बहुत सारी जानकारी इस परत में से मिली कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 0 से 25 किलोमीटर तक पाई जाती है, घनत्व इसका कम होता है और हल्की होती है और साथ में ग्रेनाइट चट्टानों से मिली हुई पाई जाती है, बनी हुई। ठीक है साथियों, ये हमने देख लिया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब ओशियनिक क्रस्ट को देखें तो इसकी मोटाई 10 किलोमीटर होती है, ये भारी होती है। भारी का मतलब है घनत्व इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, घनत्व ज़्यादा होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपेयर में, और ये बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। ठीक है साथियों, तो ये हमने दोनों क्रस्टों को समझ लिया। अब हम इन्हें एक एक करके अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को देख लेते हैं। भूपर्पटी या भूपटल क्रस्ट। ठीक है साथियों। अब ये क्या होता है, यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी तथा सबसे कम घनत्व वाली परत है जिसकी मोटाई 35 किलोमीटर तक होती है। घनत्व के आधार पर इसे दो उप परतों में बांटा जाता है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट यह 0 से 25 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। यह परत मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों की बनी होती है। यह परत मुख्यतः महाद्वीपों का निर्माण करती है। अब बात कर लेते हैं साथियों निचली क्रस्ट की। तो निचली क्रस्ट 25 किलोमीटर से 35 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर की मोटाई की पाई जाती है। इस परत का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। इस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं और यह परत महासागर के तल का निर्माण करती है, ओशियनिक बेड। ठीक है साथियों, ये हमने क्रस्ट को अच्छे से समझ लिया है। अब हम समझेंगे दूसरी परत, मेंटल या प्रवार। तो आगे बढ़ते हैं, अब समझ लेते हैं मेंटल या प्रवार। अब साथियों मेंटल या प्रवार समझाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, हमने अभी जो क्रस्ट पढ़ा था वो बस पृथ्वी का इतना मोटा सा हिस्सा है। ये जो आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला बस इतना मोटा पड़ा है। अब मेंटल कितना मोटा है, तो मेंटल वाला हिस्सा इतना मोटा है, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें इससे एक बात पता चलता है कि ये जो मेंटल है ये सबसे ज़्यादा बड़ी परत है। तो इसका भार भी सबसे ज़्यादा होता है और आयतन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें मेंटल के बारे में पता चल गया कि इसका भार और इसका आयतन सबसे ज़्यादा होता है। और अगर इस मेंटल के औसत घनत्व की बात करें साथियों तो ये होता है 4.6 ग्राम प्रति घन सेमी। ठीक है, 4.6 ग्राम प्रति घन सेमी इसका क्या होता है, घनत्व होता है, औसत घनत्व। अब ये कौन सी चट्टानों से बनी होती है, तो ये क्रस्ट के कंपेयर में भारी होती है। क्रस्ट का जो अपर क्रस्ट था वो ग्रेनाइट चट्टानों का बना था, लोअर क्रस्ट बेसाल्ट चट्टानों का बना था। लेकिन ये जो मेंटल है साथियों ये बना होता है पेरिडोटाइट चट्टानों का, पेरिडोटाइट चट्टानों का। ठीक है, तो हमें मेंटल के बारे में ये जानकारी पता चलती है कि जो मेंटल है ये 35 किलोमीटर से, यहाँ देखें दूसरे चित्र में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्रस्ट हमारी ख़त्म हो रही है, यहाँ से दोनों कालों के बीच में मेंटल वाला हिस्सा पाया जाता है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये 35 किलोमीटर जहाँ क्रस्ट ख़त्म होती है वहाँ से 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाया जाता है। 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। अगर इसके घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व कोर से तो ज़्यादा होता है, कितना होता है 4.6 ग्राम प्रति घन सेमी होता है साथियों। ठीक है, प्रति घन सेमी। तो ये होता है मेंटल का या प्रवार का घनत्व। अब बात करते हैं कि ये 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। अब ये पृथ्वी का जो पूरी पृथ्वी बनी है उसका सबसे ज़्यादा द्रव्यमान यानी कि भार और आयतन दोनों यही पूरा करता है।
ठीक है। तो ये सबसे बड़ी परत है, सबसे ज़्यादा भारी, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान वाली, सबसे ज़्यादा आयतन वाली होती है। इसका औसत घनत्व 4.6 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ये पेरिडोटाइट चट्टानों की बनी होती है। ठीक है, अब हमने समझ लिया मेंटल को। आगे बढ़ते हैं। इस मेंटल में बस आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। जैसे ही हम 100 किलोमीटर पे पहुँचते हैं, ये वाला जो एरिया आता है लगभग 100 किलोमीटर का, ठीक है, तो इस 100 किलोमीटर वाले एरिया में ही वो पट्टी पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फीयर। दुर्बल मंडल यहीं पाया जाता है साथियों। वो हम पढ़ ही चुके हैं क्योंकि यहाँ रेडियो एक्टिव ज़्यादा पाए जाते हैं तत्व, और ये पूरी अर्ध तरल अवस्था में पूरी पट्टी पाई जाती है। ठीक है साथियों, अब हम इसे अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं। मेंटल यानी कि प्रवार, यह परत 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई के बीच पाई जाती है। इस परत का औसत घनत्व 4.6 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। यह परत सर्वाधिक द्रव्यमान यानी कि मास तथा आयतन वॉल्यूम का निर्माण करती है। इस परत में पेरिडोटाइट चट्टानें पाई जाती हैं। 35 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई के बीच ऊपरी मेंटल तथा 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई के बीच निचली मेंटल पाई जाती है। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर के बीच दुर्बल मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। दुर्बल मंडल में पदार्थ अर्ध तरल अवस्था सेमी मोटन स्टेज में होते हैं। ठीक है साथियों, ये हमने अपने मेंटल यानी कि प्रवार को पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं कोर, जो हमारी लास्ट की परत है वो कोर है। ठीक है, तो साथियों कोर, इसको हम क्रोड भी बोल सकते हैं। अब आपने देख लिया ये होता है क्रस्ट, पहली वाली परत, मेंटल दूसरी, और ये तीसरी हमारी लास्ट की होती है कोर। अब कोर में आपको देखना है, आपको पता है मेंटल कहाँ ख़त्म होता है, 2900 तक। तो 2900 से 5150 किलोमीटर पे क्या पाया जाता है, तो यहाँ 5150 और 2900 के बीच में पाई जाती है आउट कोर, और यहाँ पाई जाती है इनर कोर। ठीक है साथियों, आप ऐसे समझ लें इसे। तो यह परत 2900 से 6371 किलोमीटर की गहराई के बीच पाई जाती है। इस परत की दो उप परतें हैं, बाहरी कोर यानी कि आउटर कोर, यह 2900 से 5150 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस परत का तापमान अधिक होने के कारण यह तरल अवस्था में पाई जाती है तथा इसका घनत्व लगभग 10 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। इस परत में आवेशित कण पाए जाते हैं जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जो पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है साथियों, अब हम इसे देखेंगे, ये इस वाले हिस्से को जो ग्रीन कलर में बंद है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम आउट कोर या बाहरी कोर। तो बाहरी कोर सबसे पहले हमें याद रखना है कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब द्रव अवस्था में क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ जितना दाब है तो दाब के कंपेयर में ताप ज़्यादा ही पड़ता है, या दाब और ताप का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि यहाँ जो भी पदार्थ भरा है वो द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक है साथियों, और द्रव अवस्था में पाया जाता है तो तुम्हें यहाँ प्लस माइनस यानी कि यहाँ आवेशित कण और मिलते हैं, आवेशित कण। अब जब साथियों आवेशित कण मिलते हैं यहाँ, तो वो क्या पैदा करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है जो पूरी पृथ्वी को एक चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही विशेष है ये एग्ज़ाम के लिए, कि जो आउट कोर है, हमारी आउटर कोर है, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और दूसरा यहाँ आवेशित कण पाए जाते हैं जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जो पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, अब इस अपर कोर का जो घनत्व होता है वो होता है 10 ग्राम प्रति घन सेमी। ठीक है साथियों, और ये कहाँ से पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 2900 से 5150 किलोमीटर के बीच। तो ये हो गई हमारी बाहरी कोर। अब देख लेते हैं आंतरिक कोर के बारे में। तो आंतरिक कोर पाई जाती है 5150 से 6371
371 किलोमीटर के बीच। साथियों, यहाँ पे जो ताप है वो पूरी पृथ्वी का सर्वाधिक होता है, लेकिन बात करें दाब की तो दाब यहाँ सर्वाधिक ज़्यादा होता है, और ताप के कंपेयर में ताप और दाब का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि दाब ज़्यादा पड़ता है ताप के कंपेयर में। अगर थोड़ा सा ताप और होता, यहाँ भी तरल अवस्था में आंतरिक कोर मिल सकती थी, लेकिन यहाँ ताप के कंपेयर में दाब थोड़ा ज़्यादा होता है, जिससे इस कोर का गलनांक बढ़ जाता है और ये मेल्ट नहीं हो पाती, तो इसलिए जो आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अब हमें पता चला कि जो आंतरिक कोर है वो किस अवस्था में पाई जाती है, तो ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये 5150 से 6371 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। यहाँ ताप सर्वाधिक होता है, दाब भी सर्वाधिक होता है, लेकिन ताप के कंपेयर में दाब कुछ ज़्यादा होता है, तो यहाँ का गलनांक बढ़ जाता है और ये उस मेल्ट पॉइंट पर नहीं पहुँच पाती है, तो ये ठोस बनी रहती है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं यहाँ के घनत्व की। तो इस जो कोर का घनत्व वो सर्वाधिक होता है 13 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ठीक है, 13 ग्राम प्रति घन सेमी यहाँ का क्या होता है, घनत्व होता है। ठीक है साथियों, अब हम इसे अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं। तो आंतरिक कोर, इस परत की गहराई 5150 किलोमीटर से, ये किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर होती है। इस परत का ताप सर्वाधिक होता है तथा अधिक ताप होने के साथ साथ दाब और भी ज़्यादा होता है। इस कारण से इस परत का गलनांक बढ़ जाता है तथा परत ठोस अवस्था में पाई जाती है। इस परत का घनत्व अनुमानित 13 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। ठीक है साथियों, ये हमने पृथ्वी की तीनों परतों को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब हम तीनों परतों का थोड़ा सा एक कंपेयर कर लेते हैं, आयतन का और द्रव्यमान का। ठीक है, तो साथियों अब देखते हैं वॉल्यूम यानी कि आयतन और मास यानी कि द्रव्यमान। मास का और वॉल्यूम का कंपेयर कर लेते हैं तीनों परतों का। तो भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, ये पूरी पृथ्वी को कितना हिस्सा देती है, तो 0.5% केवल। और द्रव्यमान की बात करें, क्योंकि इसका घनत्व तो बहुत कम होता है, तो इसके आयतन के प्रतिशत के कंपेयर में द्रव्यमान और भी कम होता है, तो 0.2% इसका क्या होता है, मास या द्रव्यमान। प्रवार या मेंटल की अगर बात करें तो ये सर्वाधिक बनाती है, ये पता चल गया था, सर्वाधिक आयतन और सर्वाधिक द्रव्यमान प्रदान करती है पूरी पृथ्वी को। तो ये 83.5% आयतन देती है और 67.8% द्रव्यमान प्रदान करती है। बात करते हैं क्रोड या कोर की, तो ये 16% आयतन बनाती है पृथ्वी का और 32% द्रव्यमान। इसका मतलब समझ रहे हैं आपकी यहाँ का घनत्व तो कितना भारी होगा कि 16% में ही 16% हिस्सा है पूरी पृथ्वी का, और द्रव्यमान कितना है इसका, 32%। ठीक है, ये 83% है, इसका भी द्रव्यमान ज़्यादा है, 83% आयतन बनाती है पूरी पृथ्वी का हिस्सा है, और 67.8% द्रव्यमान है, और ये 0.5% और 0.2%। तो हमें ये पता चल जाता है कि पृथ्वी को सर्वाधिक आयतन या पृथ्वी का सर्वाधिक निर्माण करने वाली जो परत है वो मेंटल है, और सर्वाधिक द्रव्यमान यानी कि भार वाली परत भी कौन सी है साथियों, तो वो मेंटल है। अब सबसे हल्की परत भूपर्पटी है। ठीक है, इतना याद रखना। ये हमने देख लिया इनके आयतन और द्रव्यमान का कंपेयर। ठीक है साथियों, अब एक नई चीज़ देख लेते हैं, असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। ये आपको समझना होगा, जैसे मैं, ये ऊपर एक परत है, ठीक है, और ये दूसरी परत नीचे आ रही है, और ये परतें आपस में बनी हुई हैं। आप ऐसे समझिए, ये दो परतें हैं कोई, और ये बीच में सफ़ेद वाला हिस्सा, ये हम सफ़ेद हिस्से की बात कर रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों परतों को जोड़ रहा है, और इनमें इस वाले सफ़ेद वाले हिस्से में दोनों परतों के गुण हैं। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता। ठीक है, तो ये जहाँ दो परतें आपस में जुड़ती हैं, या जो दो परतें जहाँ से अलग होती हैं लेकिन वहाँ संक्रमण क्षेत्र होता है, दोनों के गुण होते हैं, उस वाली जगह को कहते हैं असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। तो हर दो परतों के बीच में
डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो असंबद्धताओं को और समझ लेते हैं। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ये जो लाइन है ये एक डिसकंटिन्यूटी है और ये किसे अलग कर रही है, तो ये यूसी यानी कि अपर क्रस्ट और एलसी लोअर क्रस्ट को अलग कर रही है। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। अब दूसरी डिसकंटिन्यूटी देखते हैं दूसरे किसी कलर से, तो ये वाली है जो नीले कलर से बना रहा हूँ। ये किस किस को अलग कर रही है, तो आप देख रहे हैं ये एलसी यानी कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग कर रही है। तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करने वाली जो असंबद्धता है उसको कहते हैं मोहरोविसिक। ठीक है साथियों, अब यहाँ आता है अपर मेंटल, ये रहा अपर मेंटल और लोअर मेंटल को भी एक डिसकंटिन्यूटी अलग करती है। ये वाली डिसकंटिन्यूटी इसे भी अलग कर रही है और इसका नाम है रैपिटी। ठीक है साथियों, रैपिटी। अब लोअर मेंटल है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको लोअर मेंटल और यहाँ है आउटर कोर, इसको भी एक डिसकंटिन्यूटी अलग कर रही है। मैं उसे येलो कलर से बना देता हूँ, ये वाली डिसकंटिन्यूटी अलग कर रही है और इसको कहते हैं गुटेनबर्ग। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे आउटर कोर और इनर कोर को भी एक डिसकंटिन्यूटी अलग करती है, ये वाली, और इसको कहते हैं हम लेहमान। ठीक है साथियों, तो मुख्य डिसकंटिन्यूटी कितनी है, ये 5 मुख्य डिसकंटिन्यूटी हैं जो आपको याद करनी है। एक है कॉनरैड, नंबर 1, नंबर 2 पे मोहरोविसिक, नंबर 3 पे रैपिटी, नंबर 4 पे गुटेनबर्ग और नंबर 5 पे लेहमैन। तो ये डिसकंटिन्यूटी आपको याद करनी है। जो कॉनरैड है, एक बार और रिपीट करा देता हूँ, वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करती है। मोहरोविसिक लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करती है। रैपिटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करती है। गुटेनबर्ग लोअर मेंटल और आउटर कोर को अलग करती है। लेहमैन आउटर कोर और इनर कोर को अलग करती है। अब एक चीज़ हमें और देखनी है, जो कॉनरैड है वो कहाँ है, 25 किलोमीटर पर है। ठीक है, और जो मोहरोविसिक है वो 35 किलोमीटर पर है। रैपिटी 700 किलोमीटर पर है। गुटेनबर्ग 2900 किलोमीटर पर है। लेहमैन 5150 किलोमीटर पर है। ये आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे जब आप एक बार इस चित्र को अच्छे से समझ लोगे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो आप। ठीक है साथियों, अब इसके लिए आप एक शॉर्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। इन्हें याद करने का वो क्या है, कॉल मी रेगुलरली। ठीक है साथियों, अब इसे याद करने से क्या होगा, तो कॉल का जो सी है, सी, इससे हो जाएगा कॉनरैड। दूसरा है मी, इससे हो जाएगा मोहरोविसिक। ठीक है साथियों, तीसरी है रैपिटी, आर से हो जाएगी। फिर है गुटेनबर्ग, वो जी से हो जाएगी, जी से। ठीक है, फिर है लेहमैन, वो एल से हो जाएगी। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, कॉल मी रेगुलरली। इससे आपको असंबद्धताएं याद हो जाएंगी, डिसकंटिन्यू याद हो जाएंगी, कॉल मी रेगुलरली। यानी कि एक बार और देख लो, ये हो गई कॉनरैड, ये हो गई मोहरोविसिक, ये हो गई रैपिटी, ये हो गई गुटेनबर्ग और ये हो गई लेहमैन। तो कॉल मी रेगुलरली से आपको सारी डिसकंटिन्यूटी याद हो जाएंगी और एक बार अच्छे से समझ लोगे तो समझ में भी आ जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारा कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरा कंटेंट अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।